So let's get started with the very first chapter of 11th class, that is the living world. How wondered in the living world, the wide range of living type is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot spring, leave us speechless. So, how wonderful is this living world? जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट्स भी हैं, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर लेक्स और डेजर्ट. द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स यू एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर. तो जो गैलोपिंग हॉर्स है मतलब कि दौड़ता हुआ घोड़ा है, और जो बहुत वैलीज होती हैं फ्लावर की, deep seas wonder, the ecological conflict and cooperation among members of a population. जो इकोलॉजिकली जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट शो करते हैं या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जीने के लिए. among population of a community or even the molecular traffic inside a cell. even अगर हम एक सेल की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस. what indeed is life? So what is life? This question has two implicit क्वेश्चन विद इन इट. इसी क्वेश्चन के अंदर दो दो पार्ट्स हैं. द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोजिट टू द नॉन लिविंग. पहला क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि टेक्निकली अगर हम कहें कि क्या चीज़ लिविंग है तो हम ये कह सकते हैं कि द थिंग विच इज़ ऑपोजिट टू नॉन लिविंग इज लिविंग. द सेकेंड इज फिलोसफिकल वन. तो दूसरा वाला है वो फिलोसफी के आधार पे हम दे सकते हैं. सीक्स आंसर टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है एज साइंटिस्ट. नाउ बिकॉज वी आर रीडिंग दिस साइंस बायोलॉजी, तो हमें सेकेंड वाले को आंसर नहीं करना है. हमारा मेन एम क्या है कि हम फर्स्ट वाले पे डिपेंड करें कि व्हाट इज़ लिविंग, मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कब कहेंगे इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ साइंस. सो व्हाट इज़ लिविंग, पहला सब टॉपिक इसका यही है. व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सो वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स. अब जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, जैसे कि इसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ये रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी क्या एबिलिटीज़ हैं या नहीं है किसी भी एनवायरनमेंट को सेंस करने की. A suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism, कि living organism के यही कुछ features होते हैं. One can add a few more features. कुछ हम इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म की एबिलिटी, सेल्फ रेप्लिकेशन की, सेल्फ ऑर्गेनाइज की, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट. लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. अब हम एक एक करके इन सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. अब इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की ग्रोथ हो रही है तो यानी कि उसमें क्या है, मास भी इंक्रीज हो रहा है और उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. अब अगर हम एक मल्टी सेल्यूलर एनिमल की बात कर रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है. इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. अब जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उनमें सेल डिवीजन क्या होता है, थ्रू आउट होता है उनकी लाइफ स्पैन में. बट जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज. ठीक है, एनिमल्स में ये ग्रोथ सर्टेन एज तक होती है, हालांकि जो सेल्स होती हैं वो रिप्लेस होती हैं बट ग्रोथ नहीं होती. हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन अ सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. जैसे कि मैंने बताया कि सेल डिवीजन होते रहता है टिश्यूज़ में, जो लॉस्ट सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं, सेल डिवीजन से ग्रो करती हैं. वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो
कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। हम ये चीज़ आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, लेबोरेटरी की कंडीशन में। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो मेजॉरिटी ऑफ हाई एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कि ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होता है, ये म्यूचुअल इवेंट्स हैं। मतलब कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये दोनों इवेंट्स। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। कि ग्रोथ मेनली है क्या, कि जो बॉडी मास है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। If take increase in body mass as a criterion for growth, mountain, boulder and sand molds do grow. अगर mountains की बात करें, sand molds की बात करें तो वो भी grow करते हैं, but the difference is however the kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on it. तो जब हम माउंटेन्स और सैंड मोल्ड्स इन सब की बात कर रहे हैं तो इनमें क्या होता है ना, एक्यूमुलेशन मटेरियल का कहाँ होता है, बाहर से होता है, बाहर की सरफेस से होता है। बट जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ अंदर से होती है। अंदर से क्या होती है, सेल डिवाइड होती हैं। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनाइट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हो रही है, बट वो बाहर से हो रही है बट हो रही है। तो इसीलिए हम ग्रोथ को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, कि हाँ बस यही चीज़ है वो जो डिफाइन कर रही है। कंडीशंस अंडर विच it can be observed in all organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic feature of living system. A dead organism does not grow. तो डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहला ये वाला जो है ग्रोथ, जो हमने ग्रोथ की बात की, तो ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है ये भी। In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. तो रिप्रोडक्शन की जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें तो ये क्या है कि प्रोडक्शन करता है अपनी प्रोजेनीज का, जो कि पेरेंट्स से सिमिलर होती हैं कुछ फीचर्स में। इनवेरिएबली एंड इन implicitly we refer to sexual reproduction. Organism reproduce by asexual means also. For example, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो asexually reproduce करते हैं, फंजाई ये सब। तो फंजाई multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. millions of asexual spores produce करती है फंजाई, जिससे उसकी क्या होती है, मतलब वो स्प्रेड होती है और मल्टीप्लाई होती है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इनमें हम क्या देखते हैं, हम बर्डिंग देखते हैं। इन प्लेनेरिया, जिसको हम फ्लैटवॉर्म कहते हैं, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन मतलब उसका एक एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। Regenerate the lost part of the body and become a new organism. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि जो फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये क्या करते हैं, इजीली फ्रेगमेंट के थ्रू क्या करते हैं, ये डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is synonymous with growth. क्योंकि जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस करेंगे उनकी क्या होती है, सेल की ग्रोथ भी होती है। मतलब कि क्योंकि वो फ्यूजन से डिवाइड होते हैं। Increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number और mass. तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया है कि ग्रोथ क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है किसके, सेल नंबर और मास के डिवीजन के। Hence we notice that a single celled organism
वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो हम एक जब सिंगल सेल की बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग, मतलब अलग अलग कैसे यूज़ करेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को, क्योंकि जब उनका डिवीजन हो रहा है तो वो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। तो इसमें ग्रोथ क्या है? फर्दर there आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अभी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग हैं बट वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स, म्यूल्स यानी खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज, जो वर्कर बीज होती हैं वो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। सो हम जो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो क्या हम उन्हें लिविंग नहीं कहेंगे? बट दे आर लिविंग। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive definite characteristic of living organism। तो हम रिप्रोडक्शन को भी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और किसी किसी में नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम नई कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो हमने नया जो एस्पेक्ट लिया है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बाद, वो क्या लिया है हमने? मेटाबॉलिज्म लिया है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए हैं? केमिकल्स के बने हुए हैं। These chemicals, small and big, belong to various classes, size, functions, etc. are constantly being made and changed into some अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, स्मॉल हों चाहे बिग हों, किसी भी साइज में, तो ये कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं, ठीक है, उनके बायोमोलिक्यूल्स में चेंजेस की वजह से। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जैसे हमारी बॉडी में भी कुछ फूड डाइजेस्ट होता है तो देयर आर सेवरल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग टू मेक एनर्जी इन आवर बॉडी। दीज आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली inside all living organism, be the unicellular or multicellular। और प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोस्कोप एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे फंजाई हो, चाहे माइक्रोब्स हों, इन सब में क्या है? मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है। द सम ऑफ ऑल केमिकल अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जो सम टोटल है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस का हमारी बॉडी में, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको हम लेबोरेटरी में, मतलब किसी भी इंडिविजुअल से आइसोलेट करके भी हम शो कर सकते हैं। परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब, हम टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, नाइदर लिविंग नॉर नॉट लिविंग। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not बट नॉट श्योरली लाइव रिएक्शंस। तो हम मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स, जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी हम एक डिफाइनिंग फीचर हम कह सकते हैं। देखो इस लाइन को, while metabolism is a defining feature of all living organism without exception। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है। तो हम इसको बिना एक्सेप्शन के क्या कह सकते हैं? एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है? इन विट्रो जब इस प्रोसेस को हम करते हैं तो वो नॉन लिविंग होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है? पहला हमने मेटाबॉलिज्म देखा और उसके बाद हमने क्या देखा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और मतलब एक ऑब्वियस फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? कि उनकी एबिलिटी है कि वो अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं। एंड रिस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। वी सेंस आर एनवायरनमेंट थ्रू आर सेंसेस। हम अपने सेंसेस से एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट, वाटर, ठीक है,
टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स, इन सब से क्या होता है, अफेक्ट होते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्यूज। अब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी एडवर्ड कंडीशंस आएंगी तो वो अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। यूकैरियोट्स भी हों, चाहे वो कोई भी हो, प्रोकैरियोट्स हों, कोई भी हो, सब अलग अलग तरीके के अपने क्या करते हैं, शो करते हैं स्टिमुलाइज। फोटो पीरियोडिक अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो सीजनल ब्रीडर्स होता है उसमें जो क्या होता है, जो फोटो पीरियड होता है वो अफेक्ट करता है उनका रिप्रोडक्शन। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। अगर कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल जा रहा है तो उसके अगेंस्ट वो किसी भी तरीके से क्या करेगा, उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, मतलब वो क्या होते हैं, दे आर दे हैव एन एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। जबकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि human being is the only organism who is aware of himself, that has self consciousness. So human beings are only who have the ability of self consciousness. अब कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। जब हम अब लिविंग ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग स्टेट डिफाइन करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक पेशेंट की बात करें जो कि कोमा में है, उसका कोई भी सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, इवन उसका हार्ट और लंग्स भी हमने आर्टिफिशियल लगा रखे हैं। सो जो पेशेंट है वो ब्रेन डेड है, उसके पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, बट वो पेशेंट क्या है, लिविंग है। इन हायर क्लासेस you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissues are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell. अब अगर कोई भी टिश्यू है, उसमें जो टिश्यू का फंक्शन होता है ना, वो जितनी भी सेल्स हैं उन सबकी क्या है, उनके इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स comprising the organelles. These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्व करते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, उनमें ये सब कैपेबिलिटीज होती हैं। उसके बाद बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, एक स्टोरी है लाइफ की अर्थ में। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब क्या हैं, एक दूसरे के साथ लिंक हैं उनका, जो बट वो एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, लेकिन वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वेरिंग होता है अप टू सर्टेन डिग्री। Diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insects, birds, your pet, or other animals and plants. हमारी जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों। There are also several organisms that cannot see with your naked eyes. हम बहुत सारे living organisms surrounded हैं जो कि हमारी naked eyes से visible नहीं होते हैं. If you were to increase the area that you make in observation, the range, variety of organisms that you see would increase. Obviously अगर हम अपना एरिया बढ़ाएंगे, अपनी रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, तो हमारे और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको क्या मिलेंगे,
हमारे ऑब्जर्वेशंस में आएंगे. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much larger number and kinds of organism. अगर हम एक dense forest में देखें तो वहाँ पे हमें ज़्यादा variety और ज़्यादा तरीके के living organism मिलेंगे. Each different kind of plants, animals or organism that you see represents a species. जो भी हम प्लांट देख रहे हैं, एनिमल देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पीसी को. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर known and described range between 1.7 to 1.8 million. तो इतने जो हैं वो क्या है, ये क्या है, इतने 1.7 से 1.8 मिलियन जो हैं स्पीसीज वो नोन है. दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, या फिर हम बायोडाइवर्सिटी को ये भी कह सकते हैं कि द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. यू शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे, इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड. जैसे जैसे हम न्यू एरियाज क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, हमको नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, हमें पुराने भी मिलेंगे, बट हमें इवन जो नए नए ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है. एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. बहुत सारे मिलियन ऑफ प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ हैं. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. अब जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो हमारे लोकल एरिया में लोकल नेम्स से क्या होते हैं, जाने जाते हैं. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर भी प्लेस टू प्लेस ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other. टू रिफर ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट. अब जब हम अगर हमारे लोकल, इवन इन अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो लोकेलिटीज़ में क्या होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, और उन डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से जाना जाता है. अब अगर हम एक दूसरे के साथ उस ऑर्गेनिज्म के बारे में विद इन इवन आवर कंट्री हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बाहर इंटरनेशनली कैसे कर पाएंगे. सो हेंस देर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे हमको क्या पड़ गई, एक नीड पड़ गई कि हमको क्या करना है, उन ऑर्गेनिज्म के नेम को क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, such that the particular organism is known by the same name all over the world. So that कि वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपने नाम, एक नाम से पर्टिकुलर बुला रहे हैं, उसको पूरे 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 वर्ल्ड में उसी नाम से बुलाया जाए. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली. ये तभी पॉसिबल होगा जब वो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ है. वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू. दिस इज आइडेंटिफिकेशन. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म, ईच नोन ऑर्गेनिज्म. तो अब यहाँ पे हम ऐसे ही किसी को भी कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं, उस नाम को देने का एक पर्टिकुलर साइंटिफिक तरीका होगा. तो साइंटिस्ट ने उस तरीके को स्टैब्लिश किया हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नाम को देने का. सो दिस इज़ एक्सेप्टेड टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये जो तरीका है वो सारे जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में उनके द्वारा क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है. फॉर प्लांट, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन agreed principle and criteria which are provided in international code of botanical nomenclature. जब हम plants की बात कर रहे हैं तो उनके नाम कैसे दिए जाते हैं, उनके नाम दिए जाते हैं जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है उसमें उसमें जो भी एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे. वाइल जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स में क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से एनिमल्स के नाम के दिए जाते हैं, जो एनिमल टैक्सोनॉमी है वो दी जाती है. द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. तो जो साइंटिफिक नेम है वो ये मतलब मेक श्योर करते हैं कि हाँ एक ऑर्गेनिज्म को हम एक ही नाम दे रहे हैं, ये नहीं कि वही नाम हम किसी और ऑर्गेनिज्म को भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है साइंटिफिक नेम्स देने के टाइम पे. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ड.
occur to arise at the same name. They also ensure that such a name has not used for any other organism. ठीक हो गया. Biologists follow universal accepted principle to provide scientific names to the organism. तो जो biologist होते हैं वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक नेम देने के, उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स. जो भी कोई भी नेम है उसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एफिटेट. तो ये क्या है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर. इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम यूज़ हो रहा है, तो इसको हम बायोनोमिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय Calolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. So इसको हम Linnaeus भी बोलते हैं, कुछ लोग कोई Linnaeus भी बोलते हैं. So you can speak it as suitable to you. तो जो भी बायोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सिस्टम को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. दिस नेमिंग सिस्टम यूज्ड अ 2 word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट. तो ये दो नेमिंग सिस्टम जो है इसको कन्वीनियंट माना गया. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे. Providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rule of nomenclature are as shown. Biological name are generally in Latin and written in italics. जो biological names होते हैं वो generally क्या होते हैं, जनरली दे आर लैटिन और उनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ओरिजिन. वो चाहे कहीं से भी उनका कोई भी ओरिजिन हो, उनका जो रिटर्न राइटिंग है वो इटैलिक्स में होगा और उनको जो लिखा जाएगा वो क्या होगा कि उनको मतलब लैटिन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है उसी लैंग्वेज में बोला जाएगा. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस. तो जो पहला वर्ड है उसका वो क्या करेगा, उसका जीनस को डिफाइन करेगा, और जो सेकंड होगा वो क्या करेगा, उसकी स्पीसी मतलब स्पेसिफिक एफिटाइट उसको शो करेगा, यानी कि स्पीसीज को शो करेगा. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखेंगे तो क्या होगा, इनको हम सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो हम किस में करेंगे, इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट करेंगे. तो ये थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ क्या है, द वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. जैसे ये है, इसमें जो जीनस है, जीनस का जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर्स में है, एम मैग्निफिरा का, वाइल द स्पेशल एफिटाइट स्टार्ट विद अ स्मॉलर लेटर. जबकि जो स्पीसीज का नाम है वो क्या है, स्मॉलर लेटर में है. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैग्निफिरा इंडिका. तो ये इसका एग्जाम्पल मैग्निफिरा इंडिका हम दे सकते हैं. Name of the author appears apart from specific epithet at the end of the biological name is written in an abbreviated form. जैसे मैग्निफिरा इंडिका लिना ये लिखा हुआ है लिन, तो ये क्या है, मतलब कि लिनेनियस ने दिया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है उसके कि वो किसने दिया हुआ है. सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू devise some mean to make it possible. This process is called classification. अब हमने क्या किया, ये बहुत इम्पॉसिबल है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसको ईजी करने के लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इन ग्रुप into convenient category based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants and animals, or cats or dogs or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जैसे ही हमने नाम लिया इंसेक्ट का, डॉग का, एनिमल का, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं कि हाँ इस ग्रुप के कैरेक्टर्स कैसे होंगे. व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अबाउट अ डॉग, कि तुम्हारे ब्रेन में क्या इमेज बन रही है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अ डॉग. ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स नॉट कैट्स. ओके,
Now, if we were to think of Asiatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animal with external ears, body hairs. Likewise, if I'll talk about a wheat plant, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all of these dogs, cat, mammal, wheat, rice plant, etc. are convenient category we use to study organism. तो यही है कि जब हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे कर रहे हैं. जैसे कि हमने जब कैट की बात की तो उसमें सारी एक तरीके की कैट्स जो है हम उनके बारे में सोचेंगे. वैसे ही जो डॉग्स हैं, मतलब राइस का है, वीट है, तो हम इस तरीके से कन्वेंशनल स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की. द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरी इज़ टेक्सा. अब जो साइंटिफिक टर्म है इन कैटेगरीज की उनको हम क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं. हेयर you must recognize that each taxa can indicate category at very different levels. तो यहाँ पे हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जो डिफरेंट टेक्सा होते हैं वो डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल पे कुछ अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा. जो प्लांट्स होते हैं वो एक टेक्सा फॉर्म करते हैं. वीट इज़ ऑल्सो अ टेक्सा. वीट भी एक टेक्सा है. सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स are all taxa, but you know that a dog is a mammal and mammal are animals. ठीक है, डॉग क्या है? एक मैमल है और मैमल्स क्या होते हैं? एनिमल होते हैं. देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल. अब ये क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो एलिफेंट भी एक एनिमल है. ठीक है, फिश भी एक एनिमल है, ह्यूमन भी एक एनिमल है. लेकिन अगर मैंने मैमल बोल दिया तो अब फिश को हम काउंट नहीं करेंगे. हम किसको काउंट करेंगे? मैमल्स को काउंट करेंगे. हम मैमल्स में किसे काउंट करेंगे? हम एलिफेंट को काउंट करेंगे. हम काऊ को काउंट करेंगे. हम किसे काउंट करेंगे? हम ह्यूमन को काउंट करेंगे. तो ये क्या कर रहे हैं? अब उन मैमल्स में भी अगर मैंने डॉग बोल दिया तो ये किसको डिफ़ाइन करेगा? एक अलग टेक्सा को डिफ़ाइन करेगा. अगर मैंने काऊ बोल दिया तो एक अलग टेक्सा को डिफ़ाइन करेगा. हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा. तो हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिस में. किसके? उनकी टेक्सोनॉमी के बेसिस में. सो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी, और जो ये प्रोसेस होती है क्लासिफिकेशन की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट. तो क्या है ये प्रोसेस? क्या है? टैक्सोनॉमी है, जिसमें हम क्या स्ट्रक्चरल, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर किसके पढ़ते हैं? सेल के पढ़ते हैं. उनकी डेवलपमेंट और प्रोसेस को पढ़ते हैं. इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर असेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़. तो जो इनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ये सब क्या करती है? ये सब बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की. हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी. सो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, ये क्या है? बेसिस है टैक्सोनॉमी के. तो टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू. टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है. ह्यूमन्स हैव बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमेशा से इंसान क्या थे? इंटरेस्टेड थे नोइंग, मतलब ये जानने में कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, किस किस तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस ऑफ देयर ओन यूज़. ऑब्वियसली उनके खुद के यूज़ के लिए. In earlier days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, shelter. अब पहले के टाइम पे क्या था ना, इंसानों को सिर्फ उनकी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि फूड, clothes, shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms.
तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था किसमें, यूजेस में बेस्ड था वेरियस ऑर्गेनिज्म के. ह्यूमन बीइंग वर सिंस नॉट लॉन्ग not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them. तो अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और ये भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि उनमें डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं. दीज ब्रांच ऑफ स्टडी आर रिफर टू एज सिस्टमैटिक्स. तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं, जिसमें वो क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को और उनकी रिलेशनशिप की, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप वो शो कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये वर्ड लैटिन ओरिजिन का है जिसका मतलब है सिस्टमा यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरल एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिस्टमा नेचुरल किसकी बुक है, तो ये लीनियस की बुक है. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वर लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification. तो अब लेटर ऑन इस सिस्टम में हमें क्या क्या इंक्लूड किया है, हमने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिस्टम इन क्लास. तो ये क्या हो गया, सिस्टमा क्या क्या इंक्लूड करता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. ओके, सो ये है. उसके बाद सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. तो जो सिस्टमैटिक्स होता है ये क्या करता है, अपने साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऑर्गेनिज्म की भी क्या करता है, इंक्लूड करता है. अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं हम. क्लासिफिकेशन इज नॉट a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank और अ कैटेगरी. तो क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है. ये क्या करती है, ये इन्वॉल्व करती है हायरार्की मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो अब ये जो कैटेगरी है ये क्या है, ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूएंट द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं टेक्सोनॉमिक की, इनको हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं. ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो एक एक जो यूनिट है टेक्सोनॉमी की, इसको हम क्या कहते हैं, हम मतलब इसको बेसिस एक कैटेगरी मानते हैं क्लासिफिकेशन की. इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन. और इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सॉन कहते हैं. अब टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर. अब कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कॉमन फीचर शेयर कर रहे हैं. थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स. इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड thus were given a rank or a category. You can name other such groups or organisms. Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. तो जितनी भी ranks हैं, जितने भी taxon हैं, ये क्या करते हैं, ये एक unit बताते हैं classification की. These taxonomic groups category are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. Taxonomical studies of all known organisms have to lead to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species. तो ये सब क्या है, ये एक टेक्सोन के लिए एक स्टडी होती है. अब मैं इसके आगे ट्रिक बताऊंगी आपको उसको याद रखने की. All organisms include those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various category. The basic requirement is
द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी कैटेगरी में रखने के लिए हमको सिर्फ एक बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, वो ये है कि हमें क्या है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल जो है वो मतलब उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा ये फाइंड करने के लिए कि उन इंडिविजुअल की सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और उन इंडिविजुअल की डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, स्पीसीज़। अभी क्या है, taxonomical studies consider a group of individuals with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological difference. Let us consider Magnifera indica, Solanum tuberosum, potato, and Panthera leo loyan. All the three names indica, tuberosum and leo यानी कि जो पीछे साइड है रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एफिडाइट। तो ये क्या है, ये स्पीसीज को शो कर रहे हैं। वाइल द फर्स्ट वन दैट इज मैग्नीफेरा, सोलनम एंड पेंथेरा आर जनरा। ये क्या है, मतलब जो उसकी जीनस है उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एफिटाइट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। अब ये जो जीनस है मैग्नीफेरा, जो ये मैग्नीफेरा है ये क्या है, ये बहुत सारे मतलब ये एक स्पीसीज़ को डिफाइन कर रहा है। यानी कि जो जैसे सोलनम है, सोलनम के पीछे कुछ और लग सकता है तो वो डिफरेंट क्या हो जाएंगी, डिफरेंट इंडिविजुअल हो जाएगा। लेकिन ये जेनेरा क्या होता है, बहुत में सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एफिटाइट कॉल्ड टाइगरस। तो हम यहाँ पे हमें पेंथेरा लियो बोला है, तो पेंथेरा हम टाइगरस भी कह सकते हैं। जैसे सोलनम की स्पीसीज़ क्या होती है, निग्रम होता है, मिलोजना होता है। वैसे ही अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन की जो स्पीसी है वो क्या है, सेपियन है, जबकि जो ग्रुप है वो क्या है, होमो। तो इसमें होमो में क्या आते हैं, बहुत सारे और आते हैं, जैसे होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, बट हम क्या हैं, हम होमोसेपियंस हैं। यानी कि हम होमोसेपियंस क्या हैं, हम ह्यूमंस हैं। तो जो साइंटिफिक नेम है इंडिविजुअल ह्यूमन का वो ये है। अब हम अगर जीनस की बात करें तो जीनस क्या है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज to other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to genus Solanum. पोटैटो भी अलग है और ब्रिंजल भी अलग है, लेकिन इन दोनों का जीनस क्या है, सेम है, दैट इज सोलनम। वैसे ही जो लेपर्ड होता है, पैंथर होता है और लायन होता है, लेपर्ड, टाइगर और क्या लेपर्ड, टाइगर और लॉयन ये सब अलग होते हैं, बट इनका क्या है, जीनस सेम है, दैट इज़ पेंथेरा, विच सर्व्स विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। इनमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, इसीलिए इनकी क्या है, स्पीसीज़ जो है वो क्या है, मतलब स्पीसीज़ ऑफ ऑल द जीनस, इन सबकी क्या स्पीसीज़ क्या है, वो पेंथेरा है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम कॉमन जीनस फैलिस। जो अब ये क्या है, ये जीनस सबसे डिफ़र करता है। अब जैसे कि फैलिस होता है, फैलिस किसका जीनस है, वो किसका है, कैट का। तो ये क्या है, अलग वो है। अब ये हम बात करें तो इन सब की फैमिली सेम होगी, देखना फैलिस फैमिली होगी। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फैमिली। Family has group of related genera with still less number of similarities. अब जो फैमिली होती है उसमें क्या होती है, फिर भी कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि जो टाइगर, पैंथर और कैट होता है, इनकी क्या होती है, फैमिली सेम होती है। ठीक है, और कैट के साथ मतलब कैट, टाइगर, लॉयन, इन सब की क्या होती है, फैमिली सेम होती है। जबकि हम टाइगर, लॉयन, इनकी क्या, जब हम उसकी बात कर रहे थे, जीनस की बात कर रहे थे तो जीनस अलग था, बट जो इनकी स्पीसीज़ थी वो क्या थी, सेम थी। तो अब हम जब फैमिली की बात कर रहे हैं तो फैमिलीज़ आर
characteristics characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. अब जब हम plant species की बात कर रहे हैं तो इनमें families को हम vegetative and reproductive features के basis पे क्या करते हैं, divide करते हैं. Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Dhatura, are placed in the family Solanaceae. अब इनकी family क्या है, Solanaceae है. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put alone with genus Felis, that is cat family, that is Felicita. Similarly, if you observe the feature of cat and a dog, you will find some similarities and some difference as well. They are separated into 2 families, that is Felidae and Canidae respectively. तो जो एनिमल्स होती हैं, जो डॉग्स होती हैं उनकी फैमिली अलग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैनिडा, ठीक है. बट जो कैट्स होती हैं इनकी फैमिली अलग होती है, दैट इज़ फेलिडे. बट इनकी फैमिली किसके जीनस के साथ मतलब इनकी फैमिली किसके साथ, जो कैट्स होती हैं इनकी फैमिली किससे मैच करती हैं, टाइगर, लॉयन, पैंथर, इन सब चीज़ों से, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की. So you have seen earlier that category like species, genus and family are based on a number of similar characters. Generally, orders and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar कैरेक्टर्स. अब जो ऑर्डर होता है उसमें क्या होती है, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होती हैं. द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जीनस कैटेगरी इनटू अ फैमिली. तो अब इसमें ऑर्डर में क्या हुआ, थोड़ी और कम सिमिलैरिटीज़ हो गई. जैसे कि प्लांट फैमिली Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. The animals order Carnivora include family like Felicidae and Canidae. तो अब यहाँ पे डॉग और कैट क्या हो गई, इनके ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया. अब उसके बाद जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लास में क्या है, दिस कैटेगरी इंडिकेट्स रिलेटेड ऑर्डर्स. अभी इसमें क्या हो गई, सिमिलैरिटीज़ थोड़ी और कम हो गई. फॉर एग्जांपल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजेस मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन इन द प्लेस in class Mammalia along with order Carnivore and include like tiger, cat, dog. क्लास हैज़ अदर ऑर्डर्स. अब यहाँ पे हमें क्या रख दिया, कैट, डॉग, ह्यूमंस, ये सब क्या हो गए, साथ में आ गए. अब इनकी क्लास क्या हो गई, मैमेलिया, प्राइमेट, ये क्लास हो गई है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा फाइलम, उसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो क्या होंगी, और थोड़ी सी कम मैच करेंगी. अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं फाइलम की, तो क्लासेस कंप्राइज एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियन, बर्ड्स एक्सेट्रा. ये सब किस में है, ये विथ मैमल्स. अब ये सब किस में आ गए, एक फाइलम में आ गए, ठीक है. ऑल अदर based on common feature like presence of notochord, dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case of plants classes with a few similarities, characters are assigned to higher category called division. ठीक है. अब ये इसके बाद ये फाइलम में आ गए. अब उसके बाद जब हम किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम में क्या होगा, और कम कैरेक्टर्स मैच करेंगे. तो अब ये क्या है, ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमल. इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स from various divisions. Henceforth we will refer to these groups as animal and plant kingdom. The taxonomical category for species टू किंगडम हैव बीन शोन असेंडिंग ऑर्डर. अब जो ये है इसका ऑर्डर वो हम अभी पढ़ेंगे. हेंस टेक्सोनॉमिस्ट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरी इन द हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी. अब इन्हीं जो ये हायरार्की है इसमें जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, सब कैटेगरीज भी इंक्लूड किए हैं जो कि हमें ईजी स्टडी करने में हेल्प करती हैं, जिसे हम आगे देखेंगे.
तो अभी हम हायरार्की देखेंगे जो 1.1 में दिया है। वी कॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट से फॉर एग्जांपल वी गो टू हायर स्पीसीज। तो जब हम हायर ऊपर को जाते हैं तो स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टर दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर, हायर द कैटेगरी हायर इज इट्स डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप विद अदर टेक्सा। तो जितना जितना ऊपर को जाएगा उतने उतने उसके क्या होंगे, कैरेक्टर्स मैच करते हुए जाएंगे। हायर द कैटेगरी, अब इसको हम क्या है आगे देखते हैं कि हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या है, सबसे कम प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, इसमें फिर थोड़ी और ज़्यादा सिमिलर, इसमें थोड़ी सिमिलर, फिर सिमिलर, फिर सिमिलर, फिर सिमिलर, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। तो अब मैं इसको ऐसे भी याद कर सकती हूँ, कीप प्लेसिंग केक ऑर्डर फॉर गुड स्टूडेंट्स। तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, तो आप इसको नोट कर सकते हो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में हैं कि बीच में से एक कुछ भी हटा दिया और पूछा कि इसके बाद क्या आता है, इससे पहले क्या आता है, तो ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के, किस किस के दिए हुए हैं, हाउस फ्लाई, मैन और मैंगो, ये हमें याद करने होंगे। अच्छा, तो जब हम इन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं जो कि कुछ दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले क्या है, कॉमन नेम। सबसे पहले मैन को बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका, होमो सेपियन। उसका जीनस क्या है, होमो। फैमिली क्या है, होमिनिडिया। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट, मैमल्स एंड कॉर्डेटा। तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि हमारा PM चौकीदार। तो ऐसे आप याद रखना, हमारा PM चौकीदार से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। अब इसका जीनस मस्का है, और फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम हम कैसे याद रख सकते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मक्खी, म्यूज़िक, दिया, DIA, दिया। तो मक्खी, म्यूज़िक, दिया से हमें याद रख सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, डिप्थीरिया, क्लास क्या है, इंसेक्टा, और फाइलम क्या है, ऑर्थोपोडा। अब जब हम मैंगो की बात कर रहे हैं तो मैंगो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो हम मैग्नीफेरा क्या हो गया इसका जीनस, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अन्ना सांप देखा आंगन में। तो ये हो जाएगा एनाकार्डियेसी से अन्ना, स्नैपिंडेल से हो जाएगा सांप, देखा से डिक्टो, डाइकोटालिडन, और एंजियोस्पर्मा क्या है, आंगन में, एंजियोस्पर्मिया। ठीक है। उसके बाद जब हम वीट की बात कर रहे हैं तो वीट क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। इसका जीनस क्या है, ट्राइटिकम। तो इसको हम क्या याद कर सकते हैं, पोएसी, पोएल्स, मोनोकोडालिडन और एंजियोस्पर्मे। तो ये इतना इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ये दोनों नाम सेम ही है ऑलमोस्ट, पोएसी, पोएल्स, मोनोकोडालिडन। तो ये आप याद कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपने जैसे PPM करके, ठीक है, जैसे कोई यूनिट होती है जो बहुत पार्ट्स पर मिलियन नहीं होता, तो हम PPM बोलते हैं उसको, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये क्या हो गया, पोएसी, पोएल्स एंड मोनोकोडालिडन्स। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात कर रहे हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स, टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज, in general in knowing our bioresources and their diversities। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत यहाँ पे हुई है कि हमें अपने बायो रिसोर्सेज के बारे में पता चला और उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में पता चला। दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके की स्टडीज़ के लिए हमको करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी।
तो जो आइडेंटिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, इंटेंसिव लेबोरेटरी, मतलब कि लैब्स चाहिए होती हैं प्रॉपर उनके जीन्स को स्टडी करने के लिए. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज असेंशियल इन द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़. तो जो एनिमल स्पीसीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं, असेंशियल्स होती हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में. दे आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड असेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फॉर information gathered is also stored along with the specimens. तो हम जो स्पेसिमेंस रखते हैं उसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फर्दर स्टडीज़. और कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, स्पेसिमेंस को क्या करते हैं हम फर्दर स्टडीज़ के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रख देते हैं. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. अब यहाँ पे क्या बात कर दी हमने टेक्सोनॉमिस्ट की बात कर दी कि हम ऐसे ऐसे नाम दिए, ये नाम दिए. हम सबसे पहले इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम हर्बेरियम की बात कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, हमें डिफरेंट क्या दिए हुए हैं, एड्स दिए हुए हैं. सबसे पहले हम जब हर्बेरियम की बात कर रहे हैं, तो हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड preserved on sheet. Further, these sheets are arranged. तो ये याद रखना कि इनको क्या करते हैं, हम पहले ड्राई करते हैं, फिर हम इनको प्रेस करते हैं और फिर हम इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं. सो दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्या करते हैं, रखते हैं. दीज स्पेसिमेंट्स अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन on herbarium sheet become a storehouse or repository for future use. अब इन हर्बेरियम शीट्स को हम क्या करते हैं, एक स्टोर हाउस में रख देते हैं ताकि हम इनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्या कर सकें, यूज़ कर सकें. द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश एंड लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम. तो जो हर्बेरियम शीट होती है उसमें ये चीज़ें होती हैं. सबसे पहले क्या होता है, डेट होता है, प्लेस होता है कि वो कहाँ से कलेक्ट किया है, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बोटानिकल नेम हम रखते हैं, उसकी क्या फैमिली है हम ये पता करते हैं, और जो उसमें कलेक्टर का नाम होता है ये सब कुछ हम उसमें लिखते हैं. Herbaria also serves as quick referral system in taxonomical studies. So जो हर्बेरिया होता है ये एक बहुत क्विक रेफरल सिस्टम, मतलब कि क्विक रेफरेंस का एक सिस्टम की तरह भी यूज़ होता है. अब हम बोटानिकल गार्डन्स की बात कर रहे हैं सेकंड टेक्सोनॉमिकल एड्स में. तो बोटानिकल गार्डन क्या है, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस. तो बोटानिकल गार्डन्स में क्या होता है ना, बोटानिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट होता है, यानी कि उस प्लांट को हम लिविंग कंडीशन में रखते हैं. प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली. तो उस प्लांट के नीचे उसको लेबल किया हुआ होता है, उसका बोटानिकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसकी फैमिली कौन सी है. तो जो फेमस बोटानिकल गार्डन है वो क्यू में है, जो कि इंग्लैंड में है, और जो इंडियन बोटानिकल गार्डन है वो कहाँ है, हावड़ा में है, इंडिया में. और जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लखनऊ में प्रेजेंट है, इंडिया में. ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम म्यूज़ियम की. अब ये क्या है, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जर्नली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में. म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. तो म्यूज़ियम में हम क्या प्रिजर्व करके रखते हैं, उसमें कलेक्शन होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की. स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिंग सॉल्यूशन. तो हम उन स्पेसिमेंट्स को क्या करते हैं ना,
फॉर्मलिन के सॉल्यूशन में स्टफ़ करके रखते हैं ताकि वो क्या है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहें और ख़राब ना हो। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंट्स। तो प्लांट और एनिमल की स्पेसिमेंट्स को हम ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। अब इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम इंसेक्ट बॉक्स यूज़ करते हैं और वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको रखा कैसे जाता है, सबसे पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनको किल किया जाता है और उसके बाद उनको पिन किया जाता है। तो इस तरीके से उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उनको प्रिजर्व करने का तरीका क्या होता है, उनको प्रिजर्व करने का तरीका होता है कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। उसके बाद जो लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैमल्स हो गए, इन सबको क्या करते हैं, पहले स्टफ़ करते हैं, इनको यानी स्टफ़ किया जाता है क्योंकि बड़े बड़े होते हैं ना, तो इन्हें पहले स्टफ़ करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनको प्रिजर्व करते हैं। तो म्यूज़ियम ऑफ्टन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। तो म्यूज़ियम में क्या होते हैं, एनिमल्स के स्केलेटन्स भी होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जूलॉजिकल पार्क्स की। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में अंडर ह्यूमन केयर के अंडर, विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स। तो जब हम ह्यूमन के अंडर उसको रख रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा, उसकी फूड हैबिट्स के बारे में पता चलेगा, उसके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड as far as possible the conditions which are present in their natural habitat। तो जितने भी zoological parks होते हैं उसमें जो animals को environment और habitat प्रोवाइड किया जाता है, वो मतलब कोशिश की जाती है उसको सिमिलर रखने की, उनके जो एक्चुअल हैबिटेट है उसके साथ सिमिलर रखने की। तो चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज। तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये पार्क्स जिनको हम कॉमनली जू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शो की हुई हैं पिक्चर्स जू की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं की। सो की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड। की एक अनदर टेक्सोनॉमिकल एड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट को और एनिमल्स को उसकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे। जो कीज़ होती हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा RBC प्रेजेंट और RBC एब्सेंट। तो ये क्या हो गया, कॉकरोच, ये क्या हो गया, मतलब मैमल्स या ह्यूमंस। तो ये क्या है, ये एक पेयर है कपलेट। इस पेयर को मैं क्या कहूँगी, इस पेयर को मैं कपलेट कहूँगी कि RBC प्रेजेंट और RBC एब्सेंट। तो मैंने ये एक दो लाइन लिख दी। तो ये क्या है, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस में कॉकरोच और ह्यूमन क्या हो गए, डिफ़र हो गए। ठीक है, तो ये है, इसको मैं क्या कहूँगी, इस स्टेटमेंट को मैं क्या कहूँगी, कपलेट। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। तो अब इनके चॉइस जो हमने इन दोनों के ऑप्शन में बताई वो, द रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड अ लीड। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं की में उसको हम लीड कहते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कीज़ जो होती हैं हर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे वो फैमिली हो, जीनस हो, स्पीसीज़ हो, इनके आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए। सो कीज़ आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। तो ये क्या होती हैं, एनालिसिस करती हैं। तो ये क्या होती है, एनालिटिक नेचर की होती हैं। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम मेन रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्क्रिप्शंस। अब इसमें क्या है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ये भी क्या होती हैं, ये क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए होती हैं, डिस्क्रिप्शन की। सो दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट of such given area. These provide the index of the plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing information for identification of name of species found in an area. तो जो manuals होती हैं वो क्या करती हैं, हमें information provide करती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पीसी को एक पर्टिकुलर एरिया में। एंड मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन।
और जो मोनोग्राफ होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो अब इसकी समरी जो है वो ये है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिच इन वैरायटी, million of plants and animals have been identified and described, still बहुत सारे क्या हैं, unknown है। the various range of organism in terms of size, color, habits, physiological and morphological features make up to seek the defining characters of living organism in order to facilitate the study a kind of diversity of organism. Biologists have evolved certain rules and principles for identification, जो nomenclature हो गया। the branch of knowledge dealing with the aspect is referred as taxonomy। ये होगा एग्रीकल्चर इधर यूज़ होता है। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी ये है, बेस्ड ऑन रिजम्बलेंस एंड डिफरेंस ऑफ करेक्टर एंड टूवर्ड्स, ये है होल क्वांटिटी हायरार्की। टैक्सोनॉमिस्ट हैव वेरिड एड्स फैसिलिटेटेड आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ अलग वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने कवर कर ली है। सो थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड इट।